मैं मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आप हो बीएसटीसी के विद्यार्थी। किसके विद्यार्थी भाई? बीएसटीसी के विद्यार्थी हो। और आपका जो पेपर होता है भाई, जल्दी आपका पेपर देखने को मिलेगा। तो उससे संबंधित बी जो आपका पेपर होता है, शिक्षण अभिरुचि का पेपर होता है। शिक्षण अभिरुचि व शिक्षा शास्त्र, मतलब आपका जो कुल पेपर देखने को मिलता है भाई 200 नंबर का। क्या 200 नंबर का पेपर देखने को मिलता है? उसमें साइकोलॉजी या पेडोलॉजी सब्जेक्ट को बोला जाता है, जिसमें आपको टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित प्रश्न आते हैं। इससे संबंधित जो पिछली साल का 2025 का जो पेपर हुआ था, प्रीवियस ईयर पेपर, उसके सारे के सारे प्रश्नों को आपको हल करवाने वाला हूं। समझ में आ गया? ये शुरुआत में 10 है, फिर आगे आपके सामने 10 से 20, इस तरीके से पूरे 50% जो आपके सामने आए थे वो करवाने वाला हूं। देखो, मेरी क्लास की यही खास बात रहती है, मैं जो क्लास कराता हूं उसमें सिर्फ पर्सन ही नहीं होते हैं, सॉल्यूशन ही नहीं करवाता हूं, बल्कि डिटेल भी बताता हूं कि उसके साथ उदाहरण भी दूंगा आपको कि ये चीज हुई ना, तो ये कैसे हुई, आपकी कक्षा में क्या ये चीज हुई है। तो इस प्रकार की सारी चीजों के बारे में आपको जानकारी दूंगा। बस आपको क्या करना है भाई, वीडियो को पूरा देखना है। पूरा का पूरा वीडियो देखो, बस एक क्लास देख लो आप मेरी। मैं आपको बता रहा हूं, आगे की सारी क्लासेज आप खुद देखोगे और मैं पढ़ा रहा हूं उसी से लगभग आपके सामने प्रश्न देखने को मिलेंगे। अभी प्रीवियस ईयर प्रश्नों की प्रश्नावली करा रहा हूं, फिर आपके सामने सबसे ज्यादा संभावित प्रश्न भी कराऊंगा आपको, है ना। तो बस अभी क्या करना है, आपको वीडियो को पूरा देखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। चलिए शुरू करते हैं। पहले प्रश्न से शुरू करेंगे, आगे आगे मैं हर चीज आपको बताता चलता जाऊंगा। पहला प्रश्न है अनुशासन व कक्षा प्रबंधन से संबंधित। देखो, कक्षा प्रबंधन क्या होता है आप समझेंगे, अपन एक एक बिंदु को समझेंगे, एक एक बिंदु को। देखो, आप बनने वाले बीएसटीसी करोगे और बीएसटीसी करने के बाद में आप जो लेवल फर्स्ट है, कौन सा लेवल फर्स्ट, मतलब जिनको थर्ड ग्रेड बोला जाता है, प्राइमरी स्कूल से फर्स्ट से लेकर 5th क्लास तक के आपके सामने टीचर बनने के लिए आप एप्लीकेबल हो जाओगे। और मुझे उम्मीद है आप टीचर बनोगे भी। समझ में आ गया? तो टीचर बनोगे आपके सामने, तो टीचर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, कक्षा को प्रबंधन करना पड़ेगा। टीचर बनने का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं होता बच्चों, टीचर बनने का काम होता है उस कक्षा में बैठे हुए हर विद्यार्थी को, जो एक जो बच्चा होता है ना, वो एक नन्हे मटके जैसे, मिट्टी होती है ना, मिट्टी जैसा होता है, उसको शिक्षक पीट पीट के उसको सारा ज्ञान देकर क्या बनाता है, एक पूरे मटके की तरह बनाता है। तो उसी तरीके से आपके सामने शिक्षक का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं है ना। शिक्षक का काम आपके सामने जो बच्चा होता है उसको व्यवहारिक ज्ञान देना, कैसे उठना है, कैसे बैठना है ना, कैसे कहां पर बोलना होता है, कैसे अपने दोस्तों के साथ रहना है ना। जब आप पढ़ा रहे होते हो तो आपकी कक्षा है वो आपको कितने अच्छे से सुन पाती है, इसको कक्षा प्रबंधन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? कक्षा प्रबंधन के नाम से। समझ में आ गया? अनुशासन अपनी कक्षा के अंदर होना चाहिए। भाई एक बात बताओ, आप कक्षा में पढ़ा रहे हो, कोई बच्चा पानी पीने के लिए जा रहा है, कोई बच्चा आपके सामने उठ के आपस में बदमाशी कर रहे हैं, एक दूसरे को मारपीट कर रहे हैं, क्लास में कोई अनुशासन नहीं है, क्या आप अपनी कक्षा में बच्चों को समझा पाओगे? कुछ नहीं समझा पाओगे। समझ में आ गया? तो जो कक्षा का प्रबंधन होता है कि आप जिस कक्षा में पढ़ा रहे हो वहां पर बच्चे अच्छे से समझे आपका पढ़ाया हुआ। समझ में आ गया? एक दूसरे के साथ अनुशासित व्यवहार करें। टीचिंग का अर्थ यही होता है भाई, आपके सामने बच्चे को सारा का सारा डेवलपमेंट करना, बच्चे को सिर्फ गणित के फॉर्मूले याद करवाना, साइंस के विज्ञान के प्रयोग याद करवाना, हिंदी की 4 कविताएं याद करवाना, है ना, इंग्लिश के 4 शब्द याद कराना, ये टीचर का मुख्य उद्देश्य नहीं होता है। टीचर का मुख्य उद्देश्य उस बच्चे को क्या करवाना है, पूरा का पूरा एक अच्छा एक विद्यार्थी जो आगे आने वाले भविष्य का निर्माण कर सके, उसी का विद्यार्थी का निर्माण कराना एक टीचर का लक्ष्य होता है। समझ में आ गया आपको अच्छे से? अब आगे आगे एक एक बिंदु को समझाऊंगा। पहले जो पहली लाइन है इसी को आपको अच्छे से समझाइए मैंने। अब शुरू करते हैं प्रश्नों से। अध्यापक कक्षा में अनुशासन बनाए रख सकता है यदि उसका व्यवहार, भाई अगर कोई भी टीचर है ना, आपकी कक्षा का, आपकी स्कूल है ना, आपकी स्कूल में एक बात बताओ, ये आपकी क्लास में आप पढ़े होंगे कभी ना कभी जीवन में, आपकी क्लास में कोई ना कोई एक ऐसा टीचर रहा होगा जिससे सारे के सारे विद्यार्थी ना आपके सामने उसकी क्लास में क्या बहुत अच्छे से पढ़ा करते थे, एकदम मन लगाकर पढ़ाई करते थे, है ना। समझ में आ गया? उसके पीछे क्यों थे? क्योंकि उसने क्या, जो टीचर है उन्होंने अपनी कक्षा के अंदर क्या बना के रख रखा था, अनुशासन बना के रख रखा था। तो एक अध्यापक है वो कक्षा में अनुशासन बनाए रखना चाहता है, तो उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए भाई? ऑप्शन देखिए, सामान्य व्यवहार हो, जैसा वो आम जैसा व्यवहार करता है तब उसका व्यवहार होना चाहिए। बिल्कुल, देखते हैं सारे ऑप्शनों को। भेदभावपूर्ण होना चाहिए, बताएंगे भाई। परिस्थितिजनक हो या निष्पक्ष हो। देखो एक एक ऑप्शन को समझाऊं मैं आपको। सामान्य का अर्थ है कि भाई आप कक्षा के अंदर आए, कक्षा के अंदर चले गए, सामान्य व्यवहार। ये ऑप्शन भी आपके सामने क्या है, पॉजिटिव ऑप्शन है, बताऊंगा। भेदभावपूर्ण, ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। कैसे ऑप्शन गलत है भाई, मैं आपको बताऊं। आप कोई कक्षा में एक टीचर है,
है ना, उसका आपके सामने वो पांच पांच बच्चों के साथ तो हमेशा क्या करता है, उन्हीं से प्रश्न पूछता है, उन्हीं को अच्छे से ध्यान देता है, बाकी बच्चों को उसको पढ़ाने से कोई भी मतलब नहीं है, दूसरों को डांटता है ना, आपके सामने उनके पर कोई आपके सामने कमेंट कर देता है, इस प्रकार से गलत व्यवहार करता है, मतलब भेदभावपूर्ण व्यवहार करता है। भाई उसके 5 फेवरेट बच्चे ना, उनको तो 2 ज्यादा नंबर दे देता है, और 5 कक्षा में 10 विद्यार्थी है, 5 बच्चे हैं, उनके अगर अच्छे नंबर आ रहे हैं तो भी नंबर काट लेता है। तो क्या बच्चों में अनुशासन रहेगा? नहीं रहेगा। वो कभी भी उस टीचर से प्यार कर पाएंगे? क्या उस टीचर के साथ अच्छे से पढ़ पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे ना, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। परिस्थितिजनक हो, जैसी परिस्थितियों उस हिसाब से होना चाहिए। यह ऑप्शन भी सही है, लेकिन इसमें सबसे सटीक ऑप्शन क्या? निष्पक्ष। टीचर को कैसा व्यवहार रखना चाहिए? एकदम निष्पक्ष व्यवहार रखना चाहिए। देखो कोई भी परीक्षा होती है ना, ये जो आपकी पेपर होता है टीचिंग एप्टीट्यूड का, इसमें आपको क्या है, 3 नंबर हर पेपर में मिलते हैं आपके सामने। कितने? 200 नंबर का पेपर होता है, प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होता है। तो इसमें एक ही ऑप्शन गलत होता है, 3 ऑप्शन सही होते हैं। कितने ऑप्शन? 3 ऑप्शन सही होते हैं, जिसमें एक सबसे सही ऑप्शन के लिए आपको 3 नंबर मिलते हैं, दूसरे वाले सही ऑप्शन के लिए 2 नंबर मिलते हैं, और उससे सही वाले के लिए 1 नंबर मिलता है, और एक ऑप्शन बिल्कुल गलत रहता है। समझ में आ गया? तो ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप इसके अच्छे से मेहनत करोगे, मेरे से पढ़ लेना, लगभग आप अच्छे से स्कोर करके होंगे। देखो मैं एक एक ऑप्शन को बताऊं। पहली बात, ये पर्सन है, ये पॉजिटिव पर्सन, आपको इसका कैसा व्यवहार देना है? पॉजिटिव पर्सन है। पर्सनों की 2 कैटेगरी होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आपको ऑप्शन भी कैसा ढूंढना होता है? पॉजिटिव। तो यहाँ पर 3 पॉजिटिव ऑप्शन है, ये वाला नेगेटिव ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव करोगे तो क्या वो कक्षा में अनुशासन बना रहेगा? बिल्कुल नहीं बना रहेगा। समझ में आ गया? तो टीचर को पहली बात तो कैसा व्यवहार करना चाहिए? एकदम निष्पक्ष व्यवहार करना चाहिए। कक्षा में उसके चाहे फेवरेट स्टूडेंट हो, चाहे उसका खुद का बच्चा ही क्यों नहीं पढ़ रहा हो स्कूल में, अगर वो गलती कर रहा है तो उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा वो दूसरों के साथ कर रहा है। तो बच्चों को क्या लगेगा, भाई ये टीचर है ना, अपने खुद के लड़के को भी आपके सामने डांट देता है, तो हम तो हैं भी क्या, ऐसा ही लगेगा ना। तो बच्चे आपसे लगाव करेंगे। पहला एकदम सटीक आंसर यह है, जिसके आंसर आपके सामने +3 नंबर मिल सकते हैं। दूसरे वाला ऑप्शन सही क्या है इसमें? परिस्थितिजनक। जैसा आपके सामने जो टीचर की परिस्थितियां हैं, उसी हिसाब से उसको व्यवहार करना चाहिए। ये वाला कौन सा आपके सामने? दूसरा सबसे सही आंसर है। क्या है? दूसरा आपके सामने, ये इसका दूसरा सही ऑप्शन है कि अध्यापक को कक्षा में कैसा व्यवहार करना चाहिए। भाई जैसी परिस्थितियां हो उसी के हिसाब से उसको व्यवहार करना चाहिए। दूसरा आपके सामने बेस्ट ऑप्शन है। जैसे कि भाई काफी बार बच्चों को आपको डांटना भी पड़ता है, काफी बार बच्चों को आपको प्यार से भी समझाना पड़ता है, काफी बार बच्चों को भाई आपके सामने क्या है, काफी बार बच्चों को आपके सामने जो क्रिया करके भी समझाना होता है। जैसे आप साइंस के टीचर हो, प्रैक्टिकल करके समझाओगे। समझ में आ गया? सामान्य व्यवहार जैसा आप रोज व्यवहार करते हो वैसा व्यवहार करोगे तो काफी बार क्या भाई एक्स्ट्रा करने की भी जरूरत पड़ती है। समझ में आ गया? तो इसका ऑप्शन ये 1 नंबर मिलेगा अगर इस ऑप्शन को अगर आप टिक करके आओगे तो। ये आपके सामने पूरा का पूरा प्रश्न था। कैसा लगा प्रश्न का सोल्यूशन एक बार बताना। ये अगले वाला प्रश्न है शिक्षक का दृष्टिकोण। कोई भी आपके सामने आप कैसी सोच रखते हो ना, उस प्रकार की सोच को समझने के लिए इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। और आपको हमेशा कैसी सोच रखनी है? पॉजिटिव सोच रखनी है। कैसी सोच रखनी है? पॉजिटिव सोच रखनी है। उस वाले ऑप्शन को टिक करना है जिससे ज्यादा पॉजिटिव आपको क्या निकल के आए ऑप्शन। आपको ऐसा ऑप्शन चूज करना है जिसमें ज्यादा पॉजिटिविटी देखने को मिलती है। समझ में आ गया? चलिए प्रश्न क्या कहता है, आर्थिक रूप से वंचित बच्चों के प्रति शिक्षक के सामाजिक संवेदनशीलता से कौन सा कार्य करना चाहिए। देखो प्रश्न क्या कहना चाहता है, पर्सन कहना चाहता है आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी है। क्या है? आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी है भाई जो थोड़ा गरीब है। क्या है? थोड़ा गरीब है, जिसके भाई आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, उनके माता पिता इतने ज्यादा अच्छे नहीं है, जिनके पास भाई अच्छी ड्रेस नहीं है, हो सकता है उसके पास जो आपके सामने किताब कॉपी नहीं ला सकता है, पेन नहीं ला सकता है ना, जूते उसके फटे हुए। तो इस प्रकार के आपके सामने बच्चे होते हैं कक्षा में। भाई आप सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को पढ़ाओगे, वहां पर ऐसे बच्चे बहुत से मिलेंगे आपके सामने। और प्राइवेट में पढ़ाओ तो भी बच्चे आपको इस प्रकार की आर्थिक स्थिति वाले मिल जाते हैं। तो इससे जो आर्थिक रूप से वंचित बच्चे होते हैं उसके प्रति टीचर का कैसा व्यवहार होना चाहिए। समझ में आ गया? सामाजिक संवेदनशीलता क्या है, क्या होती है भाई, उसका कैसा व्यवहार होना चाहिए उन बच्चों के प्रति। उन्हें बिना किसी उद्देश्य से उजागर किए विवेकपूर्ण ढंग से अतिरिक्त संसाधन प्रदान करना। बिल्कुल ये पॉजिटिव ऑप्शन है। कैसा ऑप्शन है? ये क्या कहना चाहता है ये ऑप्शन, एक एक ऑप्शन को समझे तो ये ऑप्शन ये कहना चाहता है कि आप क्या करो, आपने उस विद्यार्थी को चुपके से कमरे में बुलाया और कहा कि ये ले भाई 3 कॉपी है ना, ये ले तेरे को ड्रेस लाकर देता हूं और ये आपके सामने, और किसी को मत बताना चाहिए। समझ में आ गया? आप अपने स्टाफ में भी मत बताओ। क्यों? क्योंकि भाई अगर आप कोई भी ना, आप चाहो तो बता सकते हो, लेकिन अगर आप बार बार कक्षा में बताओगे तो उसको तो क्या होगा, उसको जो साथ वाले ना वो चिढ़ाएंगे, अरे तेरे को तो ना तुम्हारे टीचर, तेरे को तो क्या है भाई, तेरे को तो वो टीचर लाकर दे देंगे, है ना। तो इससे बच्चा थोड़ा हीन भावना रखता है अपने अंदर, अगली बार वो आपसे चीजें लेगा भी नहीं।
तो इस तरीके से आपको किसी को बताना नहीं है, क्या नहीं करना है, किसी को उजागर नहीं करना है, और चीजों को विवेकपूर्ण ढंग से क्या करना है, समझदारी का प्रयोग करके उसको चीजों को प्रदान करना है। या कभी 26 जनवरी होगी, 15 अगस्त होगी, तब आपने घोषणा कर दी कि भाई इस विद्यार्थी को तो मैं अपनी तरफ मैं गोद लेता हूं, मैं अपनी तरफ से पढ़ाऊंगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, विवेकपूर्ण तरीके से कर सकते हो। लेकिन भाई वही बात है, टीचिंग एप्टीट्यूड में एक ऑप्शन करेक्ट करना जरूरी नहीं होता है, बाकी के ऑप्शनों को समझना भी जरूरी होता है। उन्हें अपनी समस्याओं को कक्षा के सामने साझा करने के लिए कहो। अब देखो ये ऑप्शन गलत क्यों है, ये तो बिल्कुल नेगेटिव है। अगर आप आप खुद को रखो, या आप गरीब बच्चे हो गए, आपके पास पैसे नहीं है, अगर आपको टीचर कहे कि अपने बारे में ना, अपनी घर की परिस्थिति के बारे में घर को टीचर कक्षा में बता, क्या आप बता पाओगे? क्या नहीं बता पाओगे। क्यों? क्योंकि कोई भी ना भाई, चाहे कोई कितना भी इंसान कमजोर हो, कितना भी गरीब हो, लेकिन जीवन में ना अपनी आर्थिक अपने आप को कमजोर कोई दिखाना नहीं चाहता, कोई नहीं दिखाना चाहता। सब भाई चाहे फटे पुराने जीवन में कपड़े पहन सकते हो, लेकिन अपने दुख कोई भी दूसरों के सामने साझा नहीं करना चाहता है। क्यों? क्योंकि भाई बच्चों को पता नहीं होता, अपन तो समझदार हो गए, बड़े हो गए, लेकिन छोटे बच्चे तो एक दूसरे का मजाक उड़ा सकते हैं ना भाई। तो इसीलिए आप, ये तो ऑप्शन बिल्कुल गलत है, तो नेगेटिव ऑप्शन है। शर्मिंदगी से बचने के लिए उनकी जरूरतों को नजरअंदाज करना। आप क्या कर सकते हो, शर्मिंदगी से बचने के लिए उनकी जरूरतों को नजरअंदाज कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, उसकी जरूरत है, लेकिन आप क्या कर सकते हो, उसको नजरअंदाज कर सकते हो कि भाई मेरी कक्षा में ऐसे विद्यार्थी पढ़ते हैं, मैं तो किसी को नहीं बताऊं। ऐसा नहीं कर सकते आप भाई। एक टीचर है ना, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, एक टीचर सिर्फ वही नहीं होता जो अच्छा पढ़ाता है। टीचर वो होता है जो अपने पूरी कक्षा का ध्यान रखे, एक पेरेंट्स की तरह, दूसरे माता पिता होते हैं टीचर, है ना। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो, ये आपके सामने दूसरा जो तीसरा है ना, इसके लिए 1 नंबर आपको मिलेगा। उन्हें कम चुनौतीपूर्ण कार्य दें। आपको उनको पढ़ाई के लिए, आप क्या करो, उनको पढ़ाई करने के लिए कह दो कि भाई तेरे पास कॉपी नहीं है, होमवर्क मत करके आना। ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है, ऐसा भी आप नहीं कर सकते हो। समझ, ये इसके लिए 2 नंबर मिलेंगे और इसके लिए आपके सामने 1 नंबर मिलेगा। तो सबसे बेस्ट आंसर इसका क्या है, ऑप्शन नंबर ए है। आपको क्या करना है, ऑप्शन नंबर ए करके आना। देखो प्रश्नों को समझो, ऐसे जो प्रश्न होते हैं ना, इनके पास आपको ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। कैसा, एकदम सकारात्मक सोच रखनी है। और उस अगर कोई भी प्रश्न है उसमें वहां खुद को रख लो कि अगर मैं वहां पर होऊंगा ना तो मैं क्या करूंगा। पर्सन को पढ़ो तब टीचर के रूप में समझ लो, और ऑप्शन को पढ़ो तो विद्यार्थी के रूप में खुद को समझ लो, आप अच्छे से करके आओगे। समझ में आ गया। अगले वाले प्रश्नों की तरफ अगर अपन आगे बढ़े, कौन सा गुण एक शिक्षक को परिवर्तनकारी नेता के रूप से अलग करता है। मतलब ऐसा कौन सा इनमें ऑप्शन है जो एक शिक्षक को एक परिवर्तनकारी, मतलब जो बच्चों के व्यवहार में जो बदलाव ला दे, परिवर्तनकारी। आप क्या परिवर्तन कर सकते हो भाई, जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हो तो आप क्या परिवर्तन कर सकते हो। आपकी कक्षा में पहले एक बच्चा आया, नेतृत्व क्षमता से संबंधित प्रश्न बताऊं आपको। आपकी कक्षा में एक बच्चा आया, बच्चा भाई बोलने में बहुत कमजोर था। उसके माता पिता ने कहा कि साहब हमारा बच्चा पढ़ने में तो 1 नंबर है, क्या पढ़ने में तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसके साथ समस्या क्या है, हमारे ना तो हमारे साथ ज्यादा बोल पाता है, ना बाहर समाज में कहीं पर जाता है ना। तो आप इसमें क्या करो भाई, अगर आप ये हमारे बच्चे में अगर आप सही कर दोगे ना, पढ़ने के साथ ये बाहर की चीजों में बढ़िया हो जाएगा ना, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। समझ में आ गया। तो अगर आपने उस बच्चे के उस व्यवहार में उसको इतना जो उसके इतनी पर्सनैलिटी पर काम कर दिया, उसको कक्षा में आपने जब भी कोई प्रश्न पूछना होता तो उसको आप स्पेशल आगे बुलाकर पूछते, है ना, उसको बार बार, और उसकी खूब आपके सामने प्रशंसा करते। कक्षा में कोई प्रश्न पूछना होता तो उसको खड़ा करते, आपको असेंबली में उसको बाहर जाकर आपके सामने बुलाकर उसको प्रेरित करते। तो वो बच्चे का क्या, धीरे धीरे उसका जो झिझक है वो खुल जाएगी, और वो बच्चा कैसा बनेगा भाई, एक अच्छा बोलने वाला बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्या कर रहे हो, इस प्रकार से आप बच्चों के जीवन में कैसे परिवर्तन ला सकते हो, वो आपको परिवर्तनकारी नेता के रूप में कैसे अलग कर सकता है। समझ में आ गया। आपकी एक नेतृत्व क्षमता की, आप जितने भी आपकी जो टीचर है उसमें स्कूल में, उसमें आप अलग कैसे दिख सकते हो, आप में अंदर वो कैपेसिटी कैसे नेतृत्व करने की, उसके बारे में अपन देखेंगे। केवल शिक्षण परिणामों के आधार पे, हाँ टीचर के लिए भाई मैं शैक्षणिक परिणाम है ना, शिक्षण के परिणाम बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। एक टीचर के लिए अपने बच्चों को अच्छा ज्ञान देना, अच्छा पढ़ाना, अच्छा रिजल्ट लाना एक टीचर का प्राथमिक उद्देश्य होता है, लेकिन संपूर्ण उद्देश्य नहीं होता। प्राथमिक उद्देश्य क्या, पहला कार्य, लेकिन उसके अतिरिक्त अन्य और भी कार्य होते हैं। तो ये पर्सन, ये ऑप्शन भी ठीक सही है भाई, लेकिन क्या संपूर्ण रूप से सही है, ये आगे जाकर समझेंगे अपन। पारंपरिक शिक्षण विधियों को बनाए रखना। पारंपरिक मतलब जो पुराने समय से शिक्षण विधियां चली आ रही है, ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहे हो बच्चों को, है ना, आपके सामने किताब कॉपियों के माध्यम से पढ़ाए रहे हो, ये विधियां भी भाई आपके सामने कहीं ना कहीं उपयोगी होती है। लेकिन जो नई एजुकेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, जो आप बीएसटीसी के अंदर पढ़ोगे, उसमें
पुरानी पारंपरिक शिक्षण विधियों के साथ नई शिक्षण विधियां, जैसे मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, ऐसे आप क्या कर सकते हो, वहां पर ऑनलाइन बोर्ड लगा सकते हो, है ना। बच्चों को कुछ मूवी वगैरह के माध्यम से, खेल के माध्यम से, प्रैक्टिकल के माध्यम से आप चीजों को समझाओ, ये नई एजुकेशन पॉलिसी कहती है। तो ये ऑप्शन भी कई हद तक सही है, पूरी तरीके से गलत नहीं। आगे देखेंगे किस तरीके से क्या बैठता है। छात्रों को उनकी उपेक्षा से अधिक करने के लिए प्रेरित करना। क्या करना भाई, आपके सामने जो आपकी कक्षा में जो छात्र है ना, उनको उनकी उपेक्षा, मतलब बच्चों को, कोई बच्चा ना फुटबॉल अच्छा खेलता है, क्या अच्छा खेलता है, फुटबॉल अच्छा खेलता है, तो आप क्या करो, उसको और ज्यादा प्रेरित करो। अरे यहां थोड़ी तेरे को मैं स्कूल को, क्या स्कूल का ना कैप्टन बनाऊंगा, खूब मेहनत कराओ उस बच्चे से, उसकी जो कैपेसिटी है उससे ज्यादा मेहनत कराओ और उसको और बढ़िया बना दो एकदम। चाहे पढ़ाई हो, चाहे खेल हो, चाहे अगर वो सिंगिंग में अच्छा हो तो उसमें बनाओ, चाहे आपके सामने और कोई अन्य चीज जिसमें अच्छा उसमें बनाओ। बच्चे को सिर्फ पढ़ाई में ही आपको अच्छा नहीं बनाना है, किसी भी क्षेत्र में अच्छा ना, उसमें आपको बेहतर बनाना है। समझ में आ गया। तो छात्रों को उनकी उपेक्षाओं से अधिक करने पर, मेहनत करने पर आपको क्या करना है, प्रेरित करना है। ये सबसे ज्यादा पॉजिटिव ऑप्शन है, सबसे ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है। क्या है, सबसे ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है ना। तो इसको अपन टिक कर लेते हैं भाई, सबसे बेस्ट है। +3 वाला ऑप्शन मिल गया। स्थिर सुनिश्चित करने के लिए जोखिम से बचना, ये नेगेटिव ऑप्शन है। आप रिस्क ही नहीं ले रहे हो भाई जीवन में। आपको वो देखो, वही होता ना कि अगर आपको जीवन में कुछ करना है तो रिस्क लेना जरूरी होता है, सुना है ना आपने। तो अगर आप क्या कर रखा है, अरे मेरे को क्या मतलब है, जो पढ़ेगा तो ठीक है, नहीं पढ़ेगा तो ठीक है, मेरे तो तनख्वाह रही है ना घर में, ऐसी सोच रखोगे कभी बढ़िया टीचर नहीं बन सकती। तो ये तो आपके सामने क्या नेगेटिव ऑप्शन है, तो ये पूरी तरीके से गलत ऑप्शन है। ये +3 नंबर वाला ऑप्शन है, समझ में आ गया। ये +2 वाला ऑप्शन है और ये +1 वाला ऑप्शन है, बाकी ऊपर नीचे भी होते रहते हैं, लेकिन इसका एकदम सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। बच्चे को उसकी क्षमता से अधिक करने के लिए आप मजबूर कर रहे हो कि अरे तू इतना बढ़िया फुटबॉल खेलता है, एक दिन तो टीम इंडिया के लिए क्या करेगा, कैप्टनसी करेगा। इस प्रकार से बच्चों को प्रेरित करना है। चलिए अगले वाले प्रश्नों की बात करें। सीखने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या होता है भाई, शिक्षा मनोविज्ञान, ये आपका पेडोलॉजी का प्रश्न है। इसमें क्या है, आप बच्चे को जो सिखा रहे हो, क्या कर रहे हो, बच्चे को आप सिखा रहे हो, उस सिखाने का सबसे अच्छा उद्देश्य क्या हो सकता है। सिखाने के बहुत से तरीके होते हैं, लेकिन उन सभी जो उद्देश्य होते हैं उसमें सबसे बढ़िया उद्देश्य इन ऑप्शनों में से कौन सा आपको अच्छा उद्देश्य बताना है। मतलब आप कोई भी बच्चे को जो चीजें सिखा रहे हो, ऑप्शनों के माध्यम से समझते हैं। देखो इस पेपर को आप ऑप्शनों के माध्यम से अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि इसके बहुत से सही आंसर होते हैं पेडोलॉजी के। और हमेशा प्रश्नों को दो भागों में बांटना है, पॉजिटिव कैटेगरी का प्रश्न और नेगेटिव कैटेगरी का प्रश्न। तो यहाँ पर भी सीखने की आपको सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य बताना है, तो आपको क्या सबसे ज्यादा पॉजिटिव ऑप्शन को ढूंढना है, और जहां पर नेगेटिव कोई बात आए उस ऑप्शन को आपको तुरंत गलत कर देना है। ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है ना। अपन ये ट्रिक आपको समझा देता हूं, मेरे साथ पढ़ोगे तो मैं आपको प्रश्नों को करने के दो तरीके बताऊंगा, पॉजिटिव तरीके से और नेगेटिव तरीके से, है ना। चलो, व्यवहार का परिमार्जन करना, समझ में आ गया कि व्यवहार, बच्चे का जो व्यवहार है ना, उसमें आप क्या कर रहे हो, उसको बदलाव कर रहे हो। चलिए भाई इस ऑप्शन को ठीक है ऑप्शन। व्यक्ति को रोजगार के लिए तैयार करना, बिल्कुल। स्कूली एजुकेशन हो चाहे आपके सामने कॉलेज एजुकेशन हो, टीचर का यही काम है, बच्चे को ऐसी स्किल सिखाओ जिससे वही वो अपने जीवन के 2 वक्त की रोटी कमा पाए। पढ़ाई करके सब महात्मा बुद्ध नहीं बनेंगे, सब एल्बर्ट आइंस्टीन भी नहीं बनेंगे, सब न्यूटन भी नहीं बनेंगे, सब आपके सामने अच्छे शिक्षण भी नहीं मिलेंगे। लेकिन बच्चे को कम से कम आपको चाहे कंप्यूटर का ज्ञान दो, चाहे उसको सिंगिंग करना सिखाओ, चाहे पेंटिंग करना सिखाओ, चाहे कुछ भी सिखाओ, कोई ना कोई एक ऐसी स्किल उस बच्चे में जरूर डेवलप करो ताकि उसको रोजगार मिल सके। आज भारत की शिक्षा की सबसे बड़ी कमी क्या है, बच्चों को खूब पढ़ाया अपन ने, 90-90% आ रहे हैं, है ना। बच्चा बीएड कर रहा है, बीएसटीसी कर रहा है, अरे बीएड बीएसटीसी करने वाले को अगर 4 लोगों के बीच में खड़े कर दो ना तो उनसे बोला नहीं जाता, तो क्या फायदा वो बीएड बीएसटीसी करने का। जब आप 5 लोगों के बीच में नहीं बोल सकते तो क्या बच्चों को पढ़ा पाओगे, नहीं पढ़ा पाओगे। तो आपका प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, आपका प्राथमिक उद्देश्य है बच्चे को रोजगार के लिए तैयार करना, ये है। लेकिन ये ही सब कुछ नहीं है, उसके अलावा और भी उद्देश्य होते हैं, है ना। ये पॉजिटिव ऑप्शन है भाई। सामाजिकता व राजनीतिक जागरूकता, बिल्कुल आप बच्चे को क्या कर सकते हो भाई, सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता देना भी आपको जरूरी है। भाई बच्चा है ना, आपको क्या है कि बच्चा है उसको क्या करना है, जीवन में समाज के बारे में विज्ञान करना। बच्चा, काफी बच्चे देखे पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन समाज के अंदर वो इतने ज्यादा सेटल नहीं हो पाते, क्यों, सामाजिकता का ज्ञान नहीं है। तो बच्चे को सामाजिक और राजनीतिक ज्ञान देना भी जरूरी है, देश दुनिया में क्या चल रहा है, ये भी अच्छा प्रश्न है। पारिवारिक समायोजन करना, बच्चे का आपके सामने जो परिवार होता है उसमें एडजस्टमेंट करना, क्यों, क्योंकि हम भाई सभी सामाजिक प्राणी हैं,
सभी लोग समाज में रहते हैं और सामाजिक प्राणी का यही उद्देश्य होता है भाई, जीवन में आपके सामने क्या है कि वो परिवार में रहे, अच्छे से एडजस्ट करे। काफी बच्चे ऐसे होते हैं जिनके ना दोस्तों से सबकी लड़ाई रहती है, घर में सबके साथ लड़ाई करते रहते हैं, तो उसके व्यवहार में थोड़ा थोड़ा बदलाव करो ताकि वो एडजस्ट होने लायक बन जाए। सारे ऑप्शन पॉजिटिव, कोई भी ऑप्शन यहाँ पर नेगेटिव नहीं है, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है कि बच्चे के व्यवहार में आप बदलाव ला दो। क्या कर दो, बच्चे का जो व्यवहार है उसमें आपके सामने अगर आप बदलाव ला देते हो, वो सबसे वाला बेस्ट ऑप्शन है। बाकी बच्चे को रोजगार के लिए तैयार करना, सामाजिक और राजनीतिक चेतना, पारिवारिक समायोजन, सबके सब बेस्ट है, लेकिन उसका जो पहला ऑप्शन है वो सबसे सही ऑप्शन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए है वो सही आंसर होने वाला है। देखो इस प्रकार से प्रश्नों को करोगे तो आप पूरे में से पूरे नंबर जरूर से लेकर आओगे। अगले वाला प्रश्न है, शिक्षण के लिए छात्रों की रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होता है। शिक्षक को छात्रों की क्रिएटिविटी, रचनात्मकता क्या होती है, क्रिएटिविटी होती है। तो अब आप ये समझो ये क्रिएटिविटी क्या होती है। क्रिएटिविटी क्या होती है, आप बच्चे को स्पोर्ट्स में अच्छा है, कोई पेंटिंग में अच्छा है, कोई आपके सामने सिंगिंग में अच्छा है, कोई बच्चा गेमिंग में अच्छा, भाई गेमिंग भी बढ़िया स्कोप है, गेमिंग में ऑनलाइन गेमिंग में अच्छा है ना। और कोई बच्चा भाई अब ये मत करना ड्रीम इलेवन में टीम बनाने में अच्छा है, वो नई क्रिएटिविटी है ना। तो बच्चों के अंदर जो कोकुलर एक्टिविटी होती है ना, कुछ बच्चे लीडरशिप में अच्छे होते हैं, नेता बनने की अच्छी क्वालिटी होती है। तो यही बच्चों के जो रचनात्मकता होती है, रचनात्मकता समझ गए ना, बच्चे की जो कोकुलर एक्स्ट्रा एक्टिविटी, पढ़ाई के अलावा और कुछ कोई जो क्वालिटी होती है अच्छी क्वालिटी, उनको रचनात्मकता बोला जाता है। तो शिक्षक के लिए छात्रों में रचनात्मकता कैसे प्रोत्साहित कर सकते हो। आपके स्कूल में बच्चा ना बढ़िया फुटबॉल खेलता है या बढ़िया पेंटिंग बढ़िया बनाता है, तो आप बच्चे को और ज्यादा, ताकि वो भविष्य में और अच्छा पेंटर बन सके, और अच्छा सिंगर बन सके, और अच्छा डांसर बन सके, और अच्छा आपके सामने गेमर बन सके, और अच्छा स्पोर्ट्स में कर सके, आप क्या कर सकते हो, कैसे बच्चे को माहौल दे सकते हो, उसके बारे में आपको बताना है। सबसे बेस्ट आपके सामने तरीका बताना है। तो सारे के सारे हो सकते हैं पॉजिटिव ऑप्शन है, एक आध नेगेटिव, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो पॉजिटिव है ना ऑप्शन है वो आपको टिक करना है। समझ में आ गया। अब आपको एक एक ऑप्शन को बताऊंगा मैं। पहला है बहु समाधान वाले खुले प्रश्नों को प्रदान करना। ये प्रश्न थोड़ा डिफिकल्ट है। क्या कहता है बहु समाधान, मतलब आपने एक प्रश्न दिया, क्या प्रश्न दिया, आपने प्रश्न दिया भाई आपके सामने कि आपने एक बच्चे से सवाल पूछा कि भाई एक बात बताओ कि क्या स्पोर्ट्स में करियर बनाना अच्छी चीज है, कि भाई अगर क्या फुटबॉल क्रिकेट में गेम बनाना आपके सामने, क्रिकेट है ना, क्रिकेट में अगर आप करियर बनाना क्या अच्छी बात है या नहीं है। तो कोई कुछ बच्चे कहेंगे सर अच्छी बात है, इससे ना आईपीएल में आजकल बहुत पैसे मिलते हैं, बहुत पैसे वाली फील्ड है, एक अच्छा कैरियर, स्टेबल कैरियर बन जाता है अगर आप क्रिकेट खेलते हो तो। अच्छा, एक बच्चे ने कहा सर नहीं, क्योंकि ना उसमें ना बहुत सारे, मतलब भारत में सभी लोग क्रिकेट खेल रहे हैं तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है। ये बात भी बिल्कुल सही है। एक बच्चे ने कहा सर मेरे मेरे तो माँ बाप खेलने नहीं देते मेरे को, तो क्रिकेट डंडा लेकर मारते हैं मेरे को, तो मैं तो नहीं खेलूं, ये तो बिल्कुल सर मैं तो नहीं क्रिकेट में करियर हो सकता। ये भी सही बात है, काफी माँ बाप हो सकते हैं ऐसे जो नहीं खेलने देते हैं। एक बच्चा आपसे कहे सर क्रिकेट में ना आपके सामने पैसा बहुत है, सब कुछ बहुत है, लेकिन क्या थोड़ा बहुत आपके सामने ऊपर तक पहुंचने के लिए ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बहुत पैसे की जरूरत पड़ती है, हर व्यक्ति के पास वो पैसा नहीं होता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो आपको बच्चों को क्या है ऐसे प्रश्नों पर ज्यादा से ज्यादा प्रश्न कराओ ताकि उसको क्या है एक से अधिक उत्तर निकल सके। क्या निकल सके, एक से अधिक उत्तर निकल सके। इससे क्या होगा, बच्चा रटेगा नहीं, उसका दिमाग क्रिएटिव रूप से खुलेगा। क्या होगा, उस बच्चे का दिमाग एकदम क्रिएटिव रूप से बनेगा, एकदम क्रिएटिव रूप से उस बच्चे का जब दिमाग तैयार होगा तब वो क्या होगा आपके सामने बहुत अच्छे से समझदार बनेगा। भाई एक बात बताओ, क्रिएटिव बच्चा कौन होता है, क्रिएटिव बच्चा कौन है। अरे मैं बताऊं क्रिएटिव बच्चा कौन होता है, क्रिकेट देखते होंगे आप सभी बच्चे, है ना। विराट कोहली इधर भी चौका मार सकता है, इधर भी 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 सिक्स मार सकता है। पूरा ग्राउंड है, ये पूरा ग्राउंड है। विराट कोहली यहाँ खड़ा इधर भी मार सकता है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी मार सकता है। लेकिन चौका लगेगा कब, जो फील्ड बना रखी है, क्या बना रखी है, जो फील्ड सजा रखी है, जैसे कि यहां पर सबसे ज्यादा खिलाड़ी है ना, और उसकी स्ट्रेंथ है इधर मारने की, लेकिन फिर भी वो इधर मार दे, है ना। उसको पता है कि चारों तरफ फील्डर खड़े हुए हैं, पीछे की साइड में फील्डर नहीं है, वैसी बॉलर ही वो मार देना। तो क्रिएटिव बच्चा वही होगा ना जो एक चीज को 10 तरीके से सोच सके। अगर मेरे को ये प्रश्न दिखा रहे हो ना, मैं इस प्रश्न को 10 तरीके से समझा सकता हूं आपको, वही बच्चा रचनात्मक हो सकता है। समझ में आ गया। तो एक ही चीज को 10 तरीके से सोचता है।
तो इसीलिए बच्चे को ओपन माइंडेड पर्सन दो, ताकि वो बच्चा एक से अधिक तरीके से चीजों को सोच सके, उसका दिमाग डेवलप होगा। रटाओ मत उसको, चीजों को समझाओ। जितना बच्चा आपके सामने समझने पर जोर देगा, उतना ज्यादा बच्चा क्रिएटिव बनेगा। क्या बनेगा? उतना ज्यादा बच्चा है वो क्रिएटिव बनकर उभर कर आता है। क्या बन के आता है? क्रिएटिव बनकर आता है। देखो बच्चों, मेरी क्लास में ये क्लास लंबी होती है, लेकिन मैं बहुत डिटेल से समझाता हूँ उदाहरण के साथ। मेरा रटाने का कोई उद्देश्य नहीं है, और मैं आपको बता देता हूँ, सेम टू सेम पर्सन आते भी नहीं है पेडालॉजी में। बस आपको वो ट्रिक समझनी है कि पर्सन को करना कैसे है, आपको पॉजिटिव कैसे सोचना है। बस ये पकड़ लेना, आप सारे पर्सन करके आ जाओगे। अनुशासन बनाने के लिए दोहराओ। अगले वाला ऑप्शन क्या कहता है? अनुशासन बनाने के लिए दोहराव वाले कार्यों को सौंपना। दोहराव वाले मतलब आप क्या करें, क्लास में अनुशासन बनाने के लिए ऐसे काम सौंप रहे हो जो काम बच्चा बार बार कर सके। जैसे कि आप क्या कर रहे हो, कक्षा में बच्चे ना पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन बहुत आप कॉपी जांच कर रहे हो। कॉपी जांच करते समय बच्चों में बच्चे बहुत ज्यादा आवाज कर रहे हैं, तो आपने क्या कहा, वो कल चैप्टर पढ़ाया था ना, उसको फिर से रिवाइज करो। आपने इस प्रकार की बात कर दी, तो अब बच्चे क्या करें, वही काम को बार बार दोहराएं ताकि कक्षा में अनुशासन रहे। पॉजिटिव ऑप्शन है कक्षा को अनुशासित करने का, लेकिन पूरे तरीके से नहीं है। पाठ्यक्रम पर बिना किसी विचलन के लिए टिके रहना, मतलब आप बच्चे को पाठ्यक्रम के अलावा कुछ पढ़ा ही नहीं रहे हो। किताब में लिख रखा मोहन स्कूल जाता है, तो आप तो मोहन की जगह सोहन ही नहीं पढ़ा रहे हो, मोहन ही पढ़ा रहे हो। ये भाई, मैं अगर आपके सामने सही बात बताऊं तो ये नेगेटिव ऑप्शन है। समझ में आ गया? ये नेगेटिव ऑप्शन है। मानकीकृत परीक्षा की तैयारी पर ध्यान देना, ज्यादा से ज्यादा बच्चे को जो स्टैंडर्ड मतलब जो ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज लाने पर जोर देना। तो ये पर्सन भी आपके सामने क्या है, पॉजिटिव नहीं, ये भी नेगेटिव कैटेगरी का ही ऑप्शन है ना। पूरे ये ऑप्शन सही भी है, क्योंकि भाई आपके सामने बच्चों के सही भी है, लेकिन पूरे तरीके से सही नहीं, क्रिएटिविटी की दृष्टिकोण से सही नहीं है। बच्चे को सिर्फ आपके सामने रिजल्ट पर ही ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है। बच्चे को क्रिएटिव बना रहे हो ना, तो रिजल्ट से ज्यादा उसके दिमाग डेवलप करने पर जोर देना। आपको किस चीज पर जोर देना है? उस बच्चे का जो दिमाग है उसको डेवलप करने पर आपको ज्यादा से ज्यादा जोर देना है। समझ में आ गया आपको अच्छी ये चीज? तो इसका सबसे सही आंसर क्या है? बहु प्रश्नों वाले खुले, ये ऑप्शन भी सही है, ये वाला भी ऑप्शन सही है। समझ में आ गया? चलिए, मुझे उम्मीद है जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही हैं। एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें से कितनी चीजें आप अच्छे से समझ पा रहे हो। चलिए, कौन सी कक्षा गतिविधि रचनात्मक सोच का सबसे अच्छे बढ़ावा देती है? मतलब इनमें से कौन सी गतिविधि है जो बच्चे की क्रिएटिविटी बढ़ाने में मदद करती है? क्या करती है? बच्चे की क्रिएटिविटी बढ़ाने में मदद करती है। क्रिएटिविटी क्या होती है मैंने पहले पढ़ा दिया आपको। तो बच्चे की रचनात्मक सोच कैसे बढ़ेगी? तो आपको क्या करना पड़ेगा? तथ्यों और आंकड़ों को याद कराना। मैं कह रहा हूं क्रिएटिविटी में रटने की बात आए तो ऐसे कर देना, बोले तू तो गलत ऑप्शन है, बोले मैं तो तेरे करने ही को नहीं आऊं। समझ में आ गया? सबसे गलत ऑप्शन वही होता है जिसमें रटने की बात आ जाए और रचनात्मकता, दोनों दुश्मन है। क्यों? क्योंकि क्रिएटिव बच्चा ना, एक बात बताओ, आपको आप क्रिकेटर हो और आपको सिर्फ ऐसे पता है कि सामने सामने शॉट मारना है, सामने सामने चौके मार सकता हूँ, सामने छक्के मार सकता हूँ। कितने दिन क्रिकेट खेल लोगे? 4 दिन, क्योंकि सारे सबको पता चल जाए तो सामने खेल सकता है। क्रिएटिव इंसान वही होता है जो एक चीज को 10 तरीके से सोच सकता है। समझ में आ गया? तो रटने पर बिल्कुल फोकस नहीं करना आपको। हाँ, मंथन करना, ब्रेन स्ट्रोमिंग करना। क्या करना? ब्रेन स्ट्रोमिंग करना। मतलब बच्चे को आपने एक टॉपिक दे दिया। क्या टॉपिक दे दिया? कि आपने बच्चे को टॉपिक दिया आईपीएल के बारे में बताओ। समझ में आ गया? आईपीएल क्यों इतना सक्सेसफुल रहा, क्रिकेट क्यों इतना सक्सेसफुल रहा, उसके बारे में बताओ। या फिर क्या बताऊं मैं आपको, आपने कोई इतिहास का कोई टॉपिक दे दिया बच्चे को। समझ में आ गया? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताओ, और सभी बच्चे अपनी अपनी अलग अलग राय लिखो, या आपके सामने सभी 5 बच्चों का ग्रुप बना दिया, वो आपस में डिबेट कर रहे हैं। तो ये वाली चीजें बच्चों को क्या करती हैं, आपके सामने ब्रेन स्ट्रोमिंग होती है ना, ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव ऑप्शन है। समझ में आ गया? ये एकदम सही है। ब्रेन स्ट्रोमिंग से बच्चे का दिमाग खुलता है, बच्चा सोचने पर मजबूर होता है चीजों को करने पर। पूर्व निर्धारित उत्तरों के वर्कशीट तैयार करना, फिर रटने वाली बात हो गई, नेगेटिव ऑप्शन है। बिना संवाद के व्याख्यान को सुनना, तो बिना संवाद के व्याख्यान सुनना मतलब बिना बच्चे आपस में बातचीत के बिना ना, है ना, बच्चे का व्याख्यान सुनना, ये भी ऑप्शन नहीं है। तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी है, वो बिल्कुल पॉजिटिव ऑप्शन है। देखो कैसा पर्सन ढूंढना था, सिर्फ पॉजिटिव ऑप्शन। और जहां पे रचनात्मकता की बात आए, ट्रिक बता देता हूं, जहां पर रचनात्मकता की बात आए और वहां पर रटने की बात आ जाए, किसकी बात आ जाए, रटने की बात आ जाए, तो उस ऑप्शन को गलत कर देना। क्या कर देना? मैं आपको बता देता हूं। जहां रचनात्मकता और क्रिएटिविटी की बात आ जाए, वहां पर रटने वाला ऑप्शन तो पूरी तरीके से गलत होगा, और उस प्रकार का ऑप्शन ज्यादा सही होगा जिसमें बच्चे का दिमाग वो सोच पा रहा है।
क्या कर पा रहा है, सोच पा रहा है, सोच पा रहा है। जैसे सोचने में क्या होगा कि आपने उसको खुला प्रश्न दे दिया, आपने उसे डिबेट करवा ली, है ना, आपने उसे प्रश्नावली जो क्या कर ली भाई, प्रश्नावली वो वाली जिसमें सबके अलग अलग उत्तर निकलते हैं, समझ में आ गया, ब्रेन स्टॉर्मिंग मंथन करवा लिया, ग्रुप डिस्कशन करवा लिया। तो इस प्रकार की चीजें होती हैं, उससे बच्चे की क्रिएटिविटी बढ़ती है। क्या होती है, बच्चे की जो क्रिएटिविटी है वो इन प्रकार की चीजों से बढ़ती है, और रटने से बच्चे की क्रिएटिविटी कम होती है। समझ में आ गया, ये ऑप्शन, इस प्रकार के ऑप्शन है वो सही होंगे, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए भाई, विद्यार्थियों के लिए समयबद्ध परीक्षण कार्यक्रम स्कूल में लागू किया जाना चाहिए, ताकि क्या है, आपके सामने जो विद्यार्थी हैं उनके लिए समयबद्ध कार्यक्रम क्या है, बच्चों के लिए आपके सामने समयबद्ध कार्यक्रम परीक्षण कैसे लागू कर सकते हो, मतलब समय से आप बच्चा कैसे कार्य कर सके। क्या कहता है, विद्यार्थियों की प्रगति, विद्यार्थियों के लिए समयबद्ध परीक्षण कार्यक्रम स्कूल में लागू करना चाहिए। तो बच्चों को आपके सामने कैसे टाइम बाउंडिंग के साथ आप क्या कर सकते हो, बच्चों का कार्यक्रम कैसे लागू कर सकते हो। विद्यार्थियों के लिए प्रगति के बारे में माता पिता को सूचित किया जा सके। भाई आप समयबद्ध परीक्षण कार्यक्रम, समयबद्ध परीक्षण कार्यक्रम क्या होता है, आपके सामने आपने जो टीचर मीटिंग होती है ना उसके बारे में, तो क्या आप विद्यार्थियों की प्रगति के बारे में माता पिता को सूचित किया जा सके, बिल्कुल ये भी पॉजिटिव ऑप्शन है, सही ऑप्शन है। एक नियमित अभ्यास किया जा सके, भाई ये भी बिल्कुल पॉजिटिव ऑप्शन है, आप बच्चों को क्या कर सकते हो, नियमित अभ्यास के बारे में बता रहे हो। विद्यार्थियों के लिए अंतिम परीक्षाओं के लिए परीक्षण किया जा सके, ये वाला नेगेटिव ऑप्शन है थोड़ा सा। परिणामों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर उपचारात्मक कार्यक्रमों को अपनाया जा सके, बिल्कुल। समयबद्ध परीक्षण कार्यक्रम वही होता है जिसमें परीक्षण आपने क्या क्या, बच्चे का रिजल्ट आया, क्या आया, बच्चे का रिजल्ट आया, है ना, और आपको क्या पता चला कि जो आपकी कक्षा का जो विद्यार्थी है ना, उस बच्चे के साइंस में नंबर कम आ रहे हैं, क्या नंबर कम आ रहे हैं, साइंस में नंबर कम आ रहे हैं, तो उसको बच्चे को सारी क्लास के कम नंबर आ रहे हैं आपकी कक्षा में। आप क्या हो भाई, प्रिंसिपल सर आपने सभी बच्चों से पूछा भाई आपके साइंस में नंबर कम क्या रहे हैं, तो आपने बताया कि भाई आपकी टीचर ने आपको बताया, या फिर बच्चों ने बताया कि भाई अच्छे से हम समझ नहीं पा रहे हैं टीचर जो हमें पढ़ा पा रहे हैं, तो आपने टीचर को बैठाया, उनसे पूछा भाई कि क्या कमियां रह रही हैं, तो उन्होंने बताया कि सर मुझे ना एक ब्लैक बोर्ड पे मैं अच्छे से नहीं पढ़ा पाता हूँ, साइंस का टीचर हूँ, मेरे को आप है ना वो वाला बोर्ड, डिजिटल बोर्ड हो सके तो वो प्रोवाइड करवा दो, है ना, तो डिजिटल बोर्ड आप मुझे प्रोवाइड करवा सको, ताकि मैं बच्चों को आपके सामने क्या है, प्रैक्टिकल के माध्यम से समझा सकूं। समझ में आ गया, ये तो एक उदाहरण है। एक और उदाहरण देकर समझाऊं आपको, क्या हुआ भाई, आपको पता चला साइंस में एक जो टॉपिक आपके सामने बच्चों को, जैसे कि कौन सा, बायोलॉजी का कोई टॉपिक है, बायोलॉजी का अगर कोई टॉपिक है, अगर उसमें कुछ बच्चे को जैसे जैविक विविधता वाला प्रश्न हो, वो समझ में नहीं आ रहा है, तो बच्चों को आपके सामने बच्चों ने कहा सर हमें ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, हम क्या करें, तो आपने बच्चों से अलग अलग प्रकार के प्रयोग करके उनको समझा दिया। तो ऑप्शन नंबर डी है, बिल्कुल सही है। समय प्रबंध परीक्षण कार्यक्रम क्या होते हैं, जहां बच्चों को परिणाम के आधार पर फीडबैक दिया जाता है, उपचारात्मक कार्यक्रम किया जाता है, उसको समयबद्ध परीक्षण कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। मुझे उम्मीद आपको अच्छे से चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए अगले वाले प्रश्न की बात करें, थोड़ा सा, एक मिनट रुको भाई, चलिए कोई नहीं, थोड़ा छोटा कर देता हूं, खुद को यहां पर लगा लेता हूं, अब सही एकदम, है ना। चलिए क्या कह रहा है, एक विविध शिक्षण विधियों से संबंधित, एक शिक्षक को जटिल विषय शुरू करने से पहले छात्रों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है, वह कौन सा योग्यता आधारित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। भाई आप क्या हो, मैथ के टीचर हो, क्या हो, मैथ के टीचर हो, और बच्चों को कोई एक ऐसा चैप्टर आ गया, क्या आ गया, एक ऐसा चैप्टर आ गया जो चैप्टर बच्चों को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, है ना, बच्चे बोले सर हम एक काम करेंगे, आप अभी मत पढ़ाओ हमें इस चैप्टर को, हम थोड़े दिन बाद में पढ़ेंगे आपसे विषय। आपने बोला ठीक है भाई हम थोड़े दिन बाद में पढ़ा देंगे आपको। अब भाई आपको तो पढ़ाना तो पड़ेगा, आप टीचर हो वो विषय, तो बच्चे भाई वो चैप्टर जब आया तो सारे के सारे बच्चे ना आपका क्या भाई, सर हमें ये चैप्टर नहीं पढ़ना, तो आपको इस प्रकार का क्या प्रतिरोध, मतलब बच्चों से थोड़ा थोड़ा ना नुकस सुनना पड़ सकता है, और सुनाएंगे उसी को जो भाई थोड़ा बच्चों के साथ फ्रेंडली है, वरना जो बच्चा रखता है डंडा उससे तो कोई कुछ नहीं कहता, जो पढ़ाए वो पढ़ा दे। समझ में आ गया। लेकिन बच्चों से अगर आपको इस प्रकार का विरोध देखने को मिलता है तो आपको क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए भैया, आपके सामने प्रतिरोध के बावजूद मूल योजना पर टिका रहना चाहिए। बच्चों का विरोध हो रहा है, उनकी बात मत सुनो, आपको पढ़ाने का मन में कर रहा है पढ़ाते रहो, नहीं भाई डंडे वाले टीचर नहीं बनना आपको, आपको ऐसा टीचर बनना है, ऐसा शिक्षक बनना है जो बच्चों के साथ उनकी बातें सुने,
उनके कहाँ परेशानी आ रही है, उन परेशानियों को दूर करे। इस प्रकार का आपको टीचर बनना है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि बच्चों को बिल्कुल सुनवाई नहीं करो, जो उनकी आपके सामने प्रतिरोध कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद उनकी मूल योजना पर टिके रहते हैं। ऐसा वाला ऑप्शन नेगेटिव हो सकता है। कक्षा में सामंजस्य बनाए रखने के लिए विषय छोड़ दो, कि कक्षा में बच्चे आपका कभी विरोध ना करें, है ना, आप उस विषय को छोड़ दो। ऐसा तो टीचर का काम क्या है, चाहे कितनी मुश्किल चीज हो चाहे कितनी आसान चीज हो, टीचर को तो पढ़ानी है, ऐसा नहीं कर सकते। छात्रों की प्रतिक्रिया का विश्लेषण करके दृष्टिकोण समायोजित करना। आपको क्या करना है, आप बच्चों से ये पूछो कि भाई हाँ भाई बच्चों, आपको ये सब्जेक्ट हार्ड लग रहा है, ये चैप्टर हार्ड लग रहा है, क्यों लग रहा है? तो बच्चे आपको बताएंगे सर हमें ना इस जो मैथ का जो आपके सामने चैप्टर है ना, उसमें कैलकुलेशन बहुत है। क्या है? कैलकुलेशन बहुत है, हमें समझ में नहीं आ रहा, वो कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं। चलो, या उसमें ना ग्राफ वाले प्रश्न है, क्या ग्राफ वाले प्रश्न है और हमें अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। तो आप क्या करो सर, हमें ना आप चार्ट वगैरह या फिर हमें जो अपना डिजिटल बोर्ड है उस पर समझाओ, ये भी कर सकते हो। या सर आप हमें ना थोड़ा आपको एक्स्ट्रा पढ़ाना पड़ेगा, ये थोड़ा कम समझ में आ रहा है। तो बच्चों की जो प्रतिक्रिया होती है, बच्चे क्या सोचते हैं, या अगर आप सोशल साइंस के सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थी हो, है ना, तो आप क्या कर सकते हो, आपके वो भाई इतिहास का कोई चैप्टर पढ़ा रहे हो, जैसे आपके सामने आपको किले के बारे में पढ़ा रहे हो और आपके पास में पढ़ता है, तो बच्चे कहते हैं सर हमें ना आप किला भी दिखाकर लेकर आओ। तो आप क्या भाई दिखाने ले जाओ उन बच्चों को, कोई बात नहीं, पैसे लग जाएंगे आपको, इस बहाने घूम भी आएंगे और बच्चों को ज्ञान भी हो जाएगा, है ना। तो बच्चों से आपको क्या करना है, आपको बच्चों को जैसी उनकी जरूरत है ना उसके हिसाब से पढ़ाना है। जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें साफ साफ यही बात कही गई है कि आपको बच्चों के हिसाब से अपना पाठ्यक्रम तैयार करना है, ना कि बच्चे आपके हिसाब से पढ़ेंगे। मतलब टीचर के हिसाब से बच्चे नहीं पढ़ेंगे, टीचर को बच्चों के हिसाब से पढ़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? टीचर को बच्चों के हिसाब से पढ़ाना पड़ेगा। समझ में आ गया आपको अच्छे से? तो आपको इन बिंदु को ध्यान में रखना है, जैसी बच्चों की जरूरत है उस हिसाब से पढ़ाना है। प्रयास की कमी के लिए छात्रों को ठाट देना, ये तो बिल्कुल गलत ऑप्शन है, एकदम नेगेटिव है कि आप बच्चों को, आप तो पढ़ना नहीं चाहते इसीलिए नहीं पढ़ रहे हो। वो गुस्सेल, कई टीचर से गुस्सेल होते हैं ना, उनका काम होता है। तो ऐसा नहीं करना, आपको बच्चों को और डिटेल में अच्छे से चीजों को समझाना है। समझ में आ गया? चलिए, पाठ के दौरान एक छात्र के अप्रासंगिक विचार पर शिक्षक की कैसे प्रतिक्रिया दे सकता है। आप पाठ में पढ़ा रहे हो, है ना, विज्ञान के बारे में पढ़ा रहे हो और चैप्टर आपका चल रहा है मान लो फिजिक्स का, किसका? भौतिक विज्ञान का। बीच में कक्षा में, क्लास में बच्चा बीच में खड़ा होकर कहता है सर ये पृथ्वी गोल क्यों है, ये गोल ही क्यों है, चौकोर क्यों नहीं हुई, है ना, आपके सामने और कोई कोन की शेप में क्यों नहीं है, आइसक्रीम वाली शेप में गोल ही कैसे बनी। ये क्या पूछने लायक प्रश्न है? मतलब अप्रासंगिक प्रश्न है। जरूरी नहीं ऐसा प्रश्न जो आपके विषय से जुड़ा हो, आपके विषय से बाहर का भी प्रश्न हो सकता है, उसको अप्रासंगिक विचार बोल सकते हैं। तो कोई बच्चा आपसे, भाई बच्चे हैं, बच्चे कैसा भी प्रश्न पूछ सकते हैं, बच्चे मन के सच्चे दिल के कच्चे, है ना, तो कैसा भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आपको उनके अप्रासंगिक विचारों पर आपको कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए, है ना, कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए भाई, बताओ मुझे। आप खुद टीचर बनने वाले हो, सोचो क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए आपको। पहला वाला पॉइंट है, पाठ योजना पर ध्यान रखने के लिए इसे खारिज कर देना चाहिए कि पाठ में ये चीज नहीं है, बच्चे को नहीं बताऊंगा मैं। तो गलत ऑप्शन है भाई। अरे टीचर हो, टीचर का काम ये हो सकता है क्लास के बाद में बताओ, हो सकता है बीच में इंटरवल में बता दो बच्चे को, हो सकता है आप कक्षा के बीच में उसको बैठाकर आप कहो कि मैं थोड़ी देर बाद में बताऊंगा, लेकिन बताना है। और अगर बच्चा एकदम ही गलत सवाल पूछ रहा है, जो बिल्कुल ही आपके सामने गलत है, कक्षा के दृष्टिकोण से काफी बार बच्चे होते हैं उनको पता नहीं होता कैसी बात करनी, वो कर देते हैं। तो आपको बच्चे को समझाना है, डांटना नहीं है, उसको कहना बच्चों ऐसी क्लास कक्षा में नहीं पूछा करते हैं ऐसी बातें, है ना। तो इसी तरीके से आप बच्चे को पाठ योजना पर सिर्फ आपके जो सब्जेक्ट में जो विषय में चीजें दे रखे हैं आप उन्हीं पर टिके रहकर बाकी की चीजों को नहीं बताओ, ये सोच बिल्कुल गलत है। क्या है? ये सोच बिल्कुल गलत है। आप इस प्रकार का काम बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। पाठ्यक्रम के अनुसार इसे ठीक करना, आप ये भी कर सकते हो कि पाठ्यक्रम के हिसाब से उस चीज को बना दो। क्या कर दो भाई? पाठ्यक्रम के हिसाब से उस चीजों को बना दो। ठीक है ये भी कि भाई कोई टॉपिक आउट ऑफ सिलेबस है, उसको कहूंगा कि मेरे सिलेबस से बाहर है, मैं तो नहीं बताऊं। इसकी संभावित क्षमता का जांच करने, आगे विकास के प्रोत्साहित करने। क्या करने कि पहले तो ये समझो जो ये बच्चा ना आपके सामने, उसने जो सवाल पूछा है क्या वो सही है, क्या वो प्रश्न सही है। तो काफी बार बच्चे देखो पृथ्वी गोल क्यों है ना, गोल क्यों है, वो चौकोर क्यों नहीं, ये तो थोड़ा अप्रासंगिक प्रश्न हो सकता है। लेकिन पृथ्वी सूर्य के आसपास ही क्यों घूमती है, ये प्रश्न सही है ना। तो अगर आप बच्चा इस प्रकार का प्रश्न पूछे, पृथ्वी सूर्य के आसपास क्यों घूमती है, तो आप ये प्रश्न समझो कि भाई बच्चे ने प्रश्न तो अच्छा पूछा है,
मैं साइंस का टीचर हूं, तो आप क्या करोगे, उसके बारे में उस बच्चे को पहले तो उस कक्षा में बताओगे, और फिर क्या करना है, जैसे ही वो चैप्टर आए तो उसको और डिटेल में समझाना है। समझ में आ गया? तो आप बच्चे की जिज्ञासा को मारना नहीं है, बच्चे की जिज्ञासा को हमेशा बढ़ाना है। हमेशा याद रखना, बच्चे की जिज्ञासा को मारना नहीं, आपको मारना नहीं है। समझ में आ गया? बच्चे की जिज्ञासा को बढ़ाओ, जितना बढ़ा सकते हो ना उतने बच्चे की जिज्ञासा को बढ़ाओ, मारना नहीं है। जिस ऑप्शन में बच्चे की जिज्ञासा मर जाए उस ऑप्शन को बिल्कुल गलत है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, विकास करना आपको, इसे नजरअंदाज करना तथा अगले विषय पर आगे बढ़ना नहीं। ऐसे नहीं, कोई भी बच्चे की सोच को नजरअंदाज, हाँ उसने पूछा सर कौन शेप का क्यों नहीं है, हमारा तो गोल ही क्यों है, तो आप बच्चे को कहो कि ये एक विज्ञान, भाई आपके सामने एक जो घटना हुई थी, भूगोलिक घटना, जिसके माध्यम से इसकी शेप, जितने भी जो सभी की जो गणन के वजह से सभी की शेप गोल हो गई। ऐसे प्रश्नों को आप क्या कर सकते हो, बच्चे को समझा भी सकते हो, और अगर ऐसा जो एकदम आपके विषय से संबंधित है तो गहराई से समझाओ, नजरअंदाज मत करो बस। समझ में आ गया? और एकदम गलत पूछ लिया तो उसको समझाओ कि ऐसे प्रश्न नहीं पूछते बच्चा। चलिए अगले वाले प्रश्न की बात करें। प्रश्न कहना चाहता है, जब एक सहकर्मी शिक्षक की शिक्षण विधियों पर सवाल उठता है तो शिक्षण की का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? क्या है, आपके साथ एक कोई टीचर है, आपके साथ कोई टीचर है, और उसकी क्या हो रहा है भाई, आपके सामने उसकी शिक्षण विधियां, मतलब उसको पढ़ाने का जो तरीका ना, वो बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? आप क्या करो, चुगली नहीं करनी है आपको उसकी, कि प्रिंसिपल को बता, प्रिंसिपल सर को बता दिया, ओहो इनको तो पढ़ाना ही नहीं आता, ऐसे नहीं करना। आपको क्या करना है, आपको कैसी सोच बनानी है, रक्षात्मक होना और तुरंत पुष्टि पर विचार करना, इनकार करना, ये गलत है। सहकर्मी को योग्य मानकर खारिज कर देना बिल्कुल गलत है। काफी बच्चे इसको सही करके आएंगे, लेकिन गलत ऑप्शन है भाई, है ना। संघर्ष से बचने के लिए विधियों को पूरी तरीके से बदल देना चाहिए। मतलब कि भाई आपके सामने क्या है, संघर्ष से बच रहे हो, आपका उस टीचर के साथ और आपके साथ नहीं बन रही है, तो आप क्या करो, आप अपनी वीडियो को बदल दो, या उससे कहो कि तू एक काम कर, आपके सामने पूरी पूरी वीडियो को बदल दे। ऐसा भी नहीं होना चाहिए भाई, शिक्षण विधियां वही रहेंगी, पढ़ाने के तरीके को थोड़ा सा बदल देना होता है। रचनात्मक संवाद और आत्म मूल्यांकन करना, समझ में आ गया? मतलब आप अपने क्या करो, बच्चे के साथ आपको क्या करना है, बिल्कुल रचनात्मक आपके सामने संवाद करना चाहिए। पहले तो बच्चों से पूछो कि क्या क्या चीज आपको समझ में नहीं आ रही है ना, या उस बच्चे का जो आत्म मूल्यांकन के माध्यम से भी चीजों को पूछ सकते हो। क्या कर सकते हो, उस टीचर को कहो कि खुद के, भाई अगर तेरे को, जैसे तू मैथ का टीचर है तो अपनी कैलकुलेशन को और स्ट्रॉन्ग कर, और अच्छी भाषा में समझा बच्चों को, है ना, या फिर कोई चित्र लाकर माध्यम से समझाओ, डिजिटल बोर्ड के माध्यम से, वीडियो दिखाकर, किसी ना किसी माध्यम से खुद की जो शिक्षण विधियां उनको बेहतर बनाओ, ताकि बच्चा वो अच्छे से समझ सके। चुगली नहीं करनी है आपको, कभी चुगली करने लग जाओ कि उनको तो हटा दो अपनी कक्षा, उनको तो पढ़ाना ही नहीं आता है, ऐसा नहीं करना होता है, ये नेगेटिव ऑप्शन है। कक्षा में या स्कूल में अगर आपको पॉजिटिव माहौल रखना है तो सभी लोगों को साथ लेकर चलना है। आज हो सकता है उन टीचर को वो चीजें अच्छे से बच्चों को नहीं समझ पा रहे हैं, कल हो सकता है आपके पास भी ऐसा समय आ जाए, आपको नेगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है। क्या रहना है, एकदम पॉजिटिव रहना है। समझ में आ गया? तो ये थे मैंने टॉप 10 पर्सन ही कराए, लेकिन देखो मैं पूरी तरीके से डिटेल में हर पर्सन को करवाता हूं। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि मैं अगला पार्ट भी आपके लिए लेकर आ सकूं। धन्यवाद।